हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का हो सकता है, इस बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितने तरह के मोशन पॉसिबल हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप किसी चार्ज Q को v वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पे लगती है फोर्स, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये जो फोर्स लगती है, इसमें जो फोर्स की वैल्यू हो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, उनके बीच का एंगल, और देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब देखिए, बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पाथ विच आर पॉसिबल। सबसे पहले अगर आप देखें तो 0 डिग्री या 180 डिग्री पे अगर आप चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर आपका चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस में अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा। और इसके बाद में थर्ड केस होता है जिसमें हम थीटा 0, 90 या 180 के अलावा किसी और एंगल से अगर चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो हम इन केसेस को स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात होगी फर्स्ट केस के बारे में, जब मैं चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाऊंगा वेलोसिटी v विच इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो चार्ज पार्टिकल Q है उसको मैंने एक बार तो वेलोसिटी इस तरह से दी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक बार इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया है कि वो एंटी पैरेलल है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पे आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, यानी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा अगर हम यूज करते हैं तो थीटा 0 या 180 डिग्री होने पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे चार्ज पर एक्ट करेगा ही नहीं। और जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जैसे आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है वैसा ही सीधा सीधा वो आगे निकल जाएगा, किसी तरह के उसके पाथ में चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन पे, और ये कब हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री पर ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट केस पे आता हूं। अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यहां ट्रांसवर्स वर्ड बहुत की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग है कि जो चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी प्रोवाइड करी है इनिशियली, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे क्या होगा, देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से प्रोवाइड करी है इनवर्ड क्रॉस। इस क्रॉस का मीनिंग आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन। यहां पे मैं एक चार्ज को, क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या 90 डिग्री पे आपने चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल, चार्ज को हमने 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है माइनस के कैप के अलोंग, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, और चार्ज पार्टिकल को जो आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई है वो आपने प्रोवाइड करवाई है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी पॉजिटिव जे कैप के अलोंग। तो एक वेलोसिटी हो गई वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड हो गई नेगेटिव जेड एक्सिस में, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो चुका है। जब मैं 90 डिग्री पे इस चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूं तो देखिए इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है, लेफ्ट की तरफ, यानी माइनस आई कैप की तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन आती है, और ये चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है। देखिए, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, सो द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसे कैसे बोल दिया, फोर्स परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर होगा, क्योंकि आप जानते होंगे जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वापस से सुन लीजिए, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी रहेगी वो इस तरह से सर्कुलर पाथ की ट्रैजेक्टरी रहेगी, आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फॉर सर्कुलर पाथ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर और सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन को करने के लिए, कोई भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हुआ है, यानी किसी ना किसी फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया है, और वो फोर्स हमारी
मैग्नेटिक फोर्स ही है और उस मैग्नेटिक फोर्स ने ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी है। और F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 अगर देखते हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू वी बी। ठीक है, ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक का, इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी का, इस पाथ का रेडियस कितना है। बहुत आसान है रेडियस फाइंड करना, आपको बस इस मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर देना है। आप देख सकते हैं क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर आपके पास में आ चुका है। और इसमें अगर मैं आर को एक साइड ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक वी कैंसिल करने के बाद आपके पास रेडियस का फॉर्मूला कितना आया बच्चों, आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहीं से आप वी का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बी आर बाय एम। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्पीड दी ही नहीं गई, ये जो v है, जो स्पीड है इस चार्ज पार्टिकल की, जो वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया उसका मैग्नीट्यूड है, अगर वो ना दे करके एग्जामिनर मुझे डायरेक्टली मोमेंटम प्रोवाइड कर दे तो मैं इस रेडियस को मॉडिफाई कर सकता हूं, मोमेंटम के टर्म्स में फॉर्मूला लिख सकता हूं r इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अगर मोमेंटम गिवन है डायरेक्टली आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। मुझे अगर रेडियस का फॉर्मूला किसी और टर्म्स में फाइंड करना है, मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन हो तो मैं क्वेश्चन को कैसे डील करूं ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, r जो है उसको मैं उसके फॉर्मूले में p की जगह पे √2m के लिख दूंगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये पुट करने से हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है और रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाती है, r इक्वल टू √2m के बाय क्यू बी। डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे जो k है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को। तो देखिए हमारे पास तीन तरीके हो गए रेडियस को लिखने के अभी तक। एक स्पीड के टर्म्स में है, अगर स्पीड दी हुई हो तो यहां पुट करें। आपका एक मोमेंटम के टर्म्स में रिलेशन आ चुका है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर मालूम है तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। और अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। एक और फॉर्मेट है इस रेडियस को लिखने का, बहुत सिंपल है, देखिएगा। अगर आप ये सोचें कि चार्ज पार्टिकल पे अगर मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ने तो केवल डायरेक्शन चेंज करी है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो केवल डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है। तो इसको इनिशियली मूव किसने करवाया होगा। तो हम एक अजम्पशन इसमें लेते हैं, यूं कहिए कि अगर हम पीछे जाते हैं बैकग्राउंड में इसके, तो यहाँ पे है इफ अ चार्ज पार्टिकल कम्स इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आया है तो वो रेस्ट से मोशन में आया कैसे है, किसी ना किसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ने, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ने जरूर इस पे वर्क किया होगा। यानी अगर मैं उस वर्क को भी कंसिडर कर लेता हूं कि जो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन से आई है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू कैपिटल V भी लिख सकता हूं। यानी इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज Q इंटू V एक्सेलरेटिंग। बी केयरफुल, जो पहले स्मॉल v आया था वो स्पीड था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, और यहां जो कैपिटल V है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली प्रोवाइड किया गया होगा चार्ज को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, और बाद में हटा भी दिया गया होगा क्योंकि बाद में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाना था। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली है वो इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से जो मिली है। तो आपके पास जो तीन फॉर्मूले आए, पहला स्पीड के टर्म्स में, दूसरा मोमेंटम के टर्म्स में, और तीसरा अपना जो काइनेटिक एनर्जी है उसके टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली, Q इंटू वी से मिली। कहां से मिली, Q इंटू वी से। तो यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बच्चों, Q इंटू वी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास रेडियस को लिखने का एक और तरीका आ जाता है, √2m Q V एक्सेलरेटिंग डिवाइडेड बाय क्यू बी। कुछ भी नहीं किया मैंने K की प्लेस पर ले जा करके ये वाला फॉर्मूला बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे √Q से नीचे के Q का भी एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रेडियस को लिखने का एक फॉर्मेट मिल गया, एक और तरीका मिल गया, 1/b √2m V एक्सेलरेटिंग डिवाइडेड बाय Q। कुल मिला के मेरे पास रेडियस को लिखने के जो वैल्यूज हैं, जो तरीके हैं, वो कितने हो गए, 4 हो गए, जो आपने देखा, एक स्पीड, एक मोमेंटम, एक काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। एक और चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। जब भी बच्चों ट्रांसवर्स वर्ड आप सुनते हैं तो आपको समझ जाना है कि थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री है मतलब सर्कुलर मोशन होगा। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो कंटिन्यू होगा, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, फॉर टाइम पीरियड
ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर मैंने यूज कर लिया और ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाय टी। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां राइट हैंड साइड पे फोकस करिए, आपको दिख रहा है v डिवाइडेड बाय आर। मैं r की प्लेस पर पीछे से जो फॉर्मूला मैंने फाइंड किया है mv बाय क्यूबी वो लाके यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो r की प्लेस पे नीचे मैंने mv बाय क्यूबी लिखा, क्यूबी ऊपर पहुंच गया, v से v क्या हो गया कैंसिल, और t को एक तरफ छोड़ते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड का रिलेशन आ चुका है। आपने जो टारगेट सेट किया था टाइम पीरियड फाइंड करने का वो अचीव आप कर चुके हैं। तो t इक्वल टू आया 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। इसमें एक चीज आप नोटिस करिए कि ये टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इस टाइम पीरियड की इक्वेशन में आप देखेंगे मास है चार्ज पार्टिकल का, चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है, b यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में कहीं भी वेलोसिटी नहीं है, यानी आप चार्ज को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो इस बात पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि सर्कल कितनी देर में कंप्लीट होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे नोट भी करेंगे, बट फिलहाल हमारे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है। अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है तो मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया बच्चों। अगर मैं ओमेगा फाइंड करना चाहता हूं तो ओमेगा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 पाई एफ की फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लिख दूंगा, और जब मैं 2 पाई एफ की फॉर्म में इक्वेशन को लिख दूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। तो कुल मिला के मेरे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के रिलेशंस भी आ चुके हैं। अगर एक शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हो, रेडियस लिख चुके हो आप स्पीड के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। सिमिलरली हम टाइम पीरियड फाइंड कर चुके हैं इसके रिवॉल्यूशन का, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर चुके हैं और ओमेगा फाइंड कर चुके हैं। अब हमको इनमें से कोई भी चीज फाइंड करने को बोली जाए तो इन रिलेशंस की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और रेडियस। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट आउट भी किया था और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। हाँ, उस फॉर्मूले में Q और M आ रहे थे तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करेगा, यानी चार्ज और मास के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां से हमसे फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B और मान के चलते हैं फिलहाल वो यूनिफॉर्म है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियस का रेशियो हमें फाइंड करना है। क्या क्या कंडीशंस दी हैं, if they are moving, number 1 with same speed, number 2 with same momentum, number 3 with same kinetic energy and number 4 through same accelerating potential। आपकी हेल्प के लिए कुछ वैल्यूज जो यहाँ पे काम में आने वाली हैं बार बार हमारे, वो यहाँ पे लिख भी दी गई हैं। सबसे पहले प्रोटॉन का मास और चार्ज आपको M और Q मानना है। अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, ट्वाइस, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली अगर आप अल्फा पार्टिकल देखते हैं तो उसका मास हो जाएगा 4 टाइम्स और चार्ज हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, इनको यूज करते हुए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम स्पीड से हम इनको प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो हमें एक चीज मेंशन कर दी गई है पहले ही क्वेश्चन के अंदर कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, v इज सेम, v कांस्टेंट है। रेशियो किसका पूछा है, क्वेश्चन ध्यान में रखना दिमाग में अपने, रेडियाई, रेडियस का रेशियो पूछना है। किस किस के रेडियस का रेशियो पूछा गया है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, v सेम है। आपके पास सारे फॉर्मूलों की लिस्ट है, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला चूज करिए जिसमें रेडियस आता हो, स्पीड आता हो, तो आप देखेंगे नंबर 1 फॉर्मूला हमारे काम आ जाएगा, ये वाला। इस फॉर्मूले को उठा लीजिए, R इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, mv डिवाइडेड बाय QB, mv डिवाइडेड बाय QB। अब इसमें यह देखिए कि कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। तो इसमें आपको दे रखा है स्पीड सेम है, स्पीड को हटा दीजिए क्योंकि स्पीड सेम है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड में तीनों चार्जेस को प्रोजेक्ट किया है तो B को भी हमने हटा दिया। अब रह क्या गया आपके पास में, R प्रोपोर्शनल टू M बाय Q, R प्रोपोर्शनल टू M बाय Q। अब M और Q की जो वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं
उन्हें एक एक करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते जाइए। पहला चार्ज है प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए M और Q का वैल्यू M और Q ही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला चार्ज पार्टिकल है D यानी कि ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के लिए आप देखिए चार्ज का वैल्यू और मास का वैल्यू यहां से पुट करिए, तो मास दे रखा है ट्वाइस ऑफ M, चार्ज दे रखा है Q। और लास्ट में अल्फा पार्टिकल के लिए भी ये वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा, मास आ जाएगा 4m, चार्ज आ जाएगा 2q। m और q तो पहले ही कैंसिल हो रहे हैं, उसके अलावा आप कोफिशिएंट्स भी देखते हैं तो 1:2, 2:2, ये रेशियो आपके पास में आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अगले पार्ट में हमसे बोला गया है कि यही तीन चार्जेस एक ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन इस बार स्पीड सेम नहीं रखी हुई है। स्पीड की जगह पे इस बार हमें क्या सेम रखा हुआ है, सेम मोमेंटम। अब सेम मोमेंटम में क्या करें भाई, सेम मोमेंटम के लिए ऐसा फॉर्मूला यहां से चूज करिए जिसमें मोमेंटम आता हो। मोमेंटम की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो R इक्वल टू कितना है आपके पास में, P डिवाइडेड बाय QB, P डिवाइडेड बाय QB। इसमें भी क्या क्या चीजें कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है मोमेंटम सेम है, मोमेंटम को हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उसको भी हटा दिया। यानी सारा का सारा डिपेंडेंस किस पर है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, और जो वैल्यूज मुझे यहां पे मेंशन्ड है एक एक करके पिछली बार की तरह फिर से मैं यहां पे ले आऊंगा। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, एक बार आएगा यहां प्रोटॉन का चार्ज, एक बार आएगा यहां पे ड्यूट्रॉन का चार्ज, वो भी सेम होता है, और एक बार आएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कि कितना है, ट्वाइस। तो अगर आप रेशो को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 1:1:1 ये रेशो आ रहा है। और इस रेशो में अगर आप एलसीएम भी ले लेते हो तो 2:2:1 ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। और बाकी दोनों पार्ट्स को भी आप सिमिलर वे में प्रोसीड कर सकते हैं। हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम देने का क्या मतलब हो गया, √2mk डिवाइडेड बाय QB। तो इस बार जो आपको रिलेशन यूज करना होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 सेम हो गया, कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट हो गया, यानी R का डिपेंडेंस इस बार किस पर रहेगा, √m डिवाइडेड बाय Q। तो जैसे अभी पीछे हमने दो क्वेश्चंस को अप्रोच किया, यहाँ M और Q की वैल्यूज प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए आप यूज करके इसका रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अप्रोच एकदम सेम है। लास्ट पार्ट है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला पार्ट। इसमें देखिए ये वाला जो फोर्थ रिलेशन है इसको हम यूज कर लेंगे, R इक्वल टू 1/B √2m कैपिटल V एक्सेलरेटिंग डिवाइडेड बाय Q। बताइए इस बार हम देखें तो क्या क्या यहां पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिर से सेम है, वो तो यूनिफॉर्म चल रही है, 2 कांस्टेंट है, इसके अलावा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एग्जामिनर ने हमको सेम दे दिया, यानी कुल मिला के डिपेंडेंस किस पे आया, R प्रोपोर्शनल टू √m/Q पर। और यहां पे आप बड़े आराम से M और Q की वही वैल्यूज जैसे पीछे के दो पार्ट्स में आपने पुट करी, वापस पुट करेंगे, आपके पास में सिमिलर मैनर में रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हुआ जिसके 4 पार्ट्स हमने देखे, जिसमें रेडियस के रेशियो फाइंड करने थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। इस बार हमसे टाइम पीरियड्स का रेशियो पूछा जा रहा है। टाइम पीरियड का रिलेशन भी पीछे हमने डिराइव करके देखा था, कितना आ रहा है हमारे पास में, 2πm/QB। तो इस रिलेशन को यूज कर लीजिए। बताइए मास और चार्ज की वैल्यूज भी आपके पास अवेलेबल हैं, T इक्वल टू 2πm/QB में क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे B कांस्टेंट है, आपके पास पाई और 2 कांस्टेंट है, यानी सीधा सीधा डिपेंडेंस किस पर है, m/Q पर। और कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की जो वैल्यूज हैं M और Q के, पहले की ही तरह वापस से आपको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर लेने हैं। तो प्रोटॉन के लिए M और Q ही रहेगा, ड्यूट्रॉन के लिए 2m डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाय 2Q।
यानी यहाँ भी आप देखेंगे तो रेशो आपके पास कितना आ जाता है, 1:2:2। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को एक अप्रोच मालूम चल गई कि इस तरह का कोई भी सवाल यहां से हमसे पूछा जाता है तो इन बेसिक रिलेशंस की हेल्प से हम सॉल्व करके अपने आंसर्स पता बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको दे रहे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से वैल्यूज आपको एग्जाम में याद रख के जाने हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट Q/m का रेशो भी ध्यान रख सकते हैं। सिमिलरली अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, न्यूट्रॉन के हैं। हालांकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत रेयरली काम आती है, बट स्टिल हमको पता रहे तो बेटर है। और वैसे भी इसका मास आप देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए भी ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, अपने आप से याद रख के जानी है। तो ठीक है बच्चों, हमने देखा है दो केसेस जिसमें एक में हमने 0 और 180 डिग्री पे चार्ज को प्रोजेक्ट करा और देखा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और सेकंड केस में हमने 90 डिग्री पे चार्ज को प्रोजेक्ट करा जिसमें आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है। ये दोनों केसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।